हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है राइट टू डाई विद डिग्निटी पे। ये सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है 2018 और 2023 की। उसकी बेस पे एक इशू आता है जिसका नाम है यूथनेशिया, कि क्या हम किसी पर्सन को जिसकी अगर उम्मीद ख़त्म हो गई हो जीवन जी पाने की, उसकी किसी बीमारी के कारण या किसी डिसीज़ के कारण, तो क्या हम उसे मरने का हक दे सकते हैं डिग्निटी के साथ? क्या वो डिसाइड कर सकता है या उसके बिहाफ में कोई डिसाइड कर सकता है कि अब इसकी लाइफ की डिसीज़ को या इसकी लाइफ को कंटिन्यू फर्दर नहीं करना चाहिए? इसी चीज़ का डिस्कशन का टॉपिक है ये राइट टू डाई विद डिग्निटी, और उस पर रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बोलते हैं, इस चीज़ का डिस्कशन। बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमने अपना मेंटरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया है प्रीलिम्स 2025 और मेंस 2025, 26 और 27 के लिए, जिसके लिए हमने एक बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है। यहाँ पे हम आपको फुल कमिटमेंट के साथ 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कराएंगे और आपको फोकस तरीके से कॉन्फिडेंटली इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए और फेस करने के लिए इक्विप करेंगे, तैयार करेंगे। तो इसी चीज़ को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इनमें से किसी भी प्रोग्राम को, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, जिसमें हम सिस्टमेटिकली आपका सिलेबस भी कवर कराएंगे और आपको स्किल भी डेवलप कराएंगे या टेक्निक भी डेवलप कराने में हेल्प करेंगे कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे फेस कर सकते हैं, तो आपको मुझे जस्ट इस नंबर पे एक व्हाट्सअप मैसेज सेंड करना है जिसमें आप आपका नाम, आपकी प्लेस ऑफ रेसिडेंस और आप किस ईयर में एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें बस आपको लिख के भेजना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो अभी लास्ट मंथ हुआ क्या है, इससे रिलेटेड एक्चुअली न्यूज़ क्या है, ये चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मंथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लाइफ सपोर्ट को, किसी भी टर्मिनली इल पेशेंट की लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ करने के लिए क्या सिस्टम या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, उसके लिए गाइडलाइंस रिलीज़ करी हैं। तो ये क्यों उन्होंने गाइडलाइंस रिलीज़ करी है, क्योंकि इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, जिसमें उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी इंडियन, किसी भी इंडियन के पास राइट टू डाई है डिग्निटी के साथ, अगर उसको उसकी ज़रूरत फील होती है, उसको लगता है कि अब उसकी फर्दर लाइफ प्रोलॉन्ग करने का उसकी कोई सेंस नहीं है, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ को ऑपरेशनलाइज करने के लिए अभी कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने उसी चीज़ की गाइडलाइंस को रिलीज़ करा है। तो एक गाइडलाइंस जो है ये स्टेट गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स को एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करने का या सेटअप करने का एक तरीका बताते हैं, एक पाथवे बताते हैं, जिससे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसके अंदर में हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपने अपने हॉस्पिटल में प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड सेटअप करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये एक सिस्टम बनाती है जिसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर्स को नॉमिनेट करेगा जो हॉस्पिटल लेवल पे सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड को हायर करेंगे। तो ये चीज़ क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड क्या होते हैं और इनका यूथनेशिया से क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। अभी तो मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया था। तो करेंटली कोई डेडिकेटेड लेजिस्लेशन नहीं है इंडिया में कि अगर कोई पर्सन लाइफ सस्टेनिंग, मतलब कोई टर्मिनली इल पेशेंट है जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ या विथहोल्ड करने के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए। तो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाली गई हैं। इसका मतलब क्या होता है लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को विड्रॉ और विथहोल्ड करने का? सो बेसिकली कहानी ये होती है, या यूथनेशिया किसको बोलते हैं, बेसिकली कहानी ये होती है कि अगर हमको लगता है कि कोई पेशेंट कोई ऐसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन सिर्फ उसको सरवाइव करने के लिए रखा गया है, मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइफ सस्टेनिंग मेडिकल इंटरवेंशन, जैसे कि वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब, उस पर्सन के सरवाइव करने की कोई चांस नहीं है। और अगर इनको लगाए बिना अगर हमने पेशेंट को रखा, या बेसिकली ये जो वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब जो हैं ये बेसिकली पेशेंट की सिर्फ सफरिंग को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रीटमेंट में, ऐसे टाइम में हम लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट या लाइफ सस्टेनिंग इक्विपमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़ को हम विड्रॉ कर लेते हैं या विड्रॉ करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकल ट्रीटमेंट का सिस्टम था। जैसे कुछ कॉमन लॉ जो हैं, लॉ के डायरेक्ट, मतलब कोई डायरेक्ट लॉ तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली लॉ में ये प्रोविज़न है कॉमनली कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर को। लेकिन अभी तक किसी पर्सन के पास फंडामेंटल राइट नहीं था डाई करने का। मतलब अगर वो लगता है कि उसके जीने की या उसके जीवन बढ़ने की या उसकी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है और उसको
जो सपोर्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जिस तरीके से रखा गया है वो सिर्फ उसकी सफरिंग को बढ़ाएंगे, उससे उसकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, उसकी बीमारी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी बीमारी में कोई कमी नहीं आएगी। तो उसके पास फंडामेंटल राइट नहीं था कि वो हॉस्पिटल्स को बोल सके कि आप मुझे मेरा जीवन ख़त्म कर दीजिए या मेरी लाइफ को एंड कर दीजिए। लेकिन 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर में, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसके अंदर ने राइट टू डाई को भी फंडामेंटल राइट की तरह रिकॉग्नाइज किया था। तो अब इसी कंटेक्स्ट में यूथनेशिया का इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। यूथनेशिया का मतलब होता है कि जब पेशेंट के पास, मतलब दो तरीके से पेशेंट डिसाइड कर सकता है। जैसे अगर पेशेंट के पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो, वो बता सकता हो कि मुझे क्या करना है, तो ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट के पास डिसाइड करने की कैपेसिटी नहीं हो तो उसको बोलते हैं, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एडवांस डायरेक्टिव। एडवांस डायरेक्टिव के सिस्टम के अंदर में पेशेंट जो जब लाइफ अलाइव होता है, जब उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो अपनी एक विल टाइप की बना सकता है, वो एक विल सी बना सकता है जिसमें वो ये लिख सकता है कि अगर कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि मेरे मतलब मुझे ज़िंदा रखने के लिए या मुझे अलाइव रखने के लिए सिर्फ एक सिस्टम, एक मशीन लगा के रखनी पड़ेगी और उस मशीन के बिना मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, और मेरे बीमारी, जिस बीमारी के कारण मैं इस मशीन पे डिपेंडेंट हुआ हूँ, अगर उस बीमारी का या उस डिसीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है और कोई भी ट्रीटमेंट उस डिसीज़ को के सिम्टम को इम्प्रूव करने में मुझे हेल्प नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे अगर जो मेरे भरोसे के लोग हैं अगर वो अलाउ कर देते हैं या वो बेसिकली एग्री कर जाते हैं, तो मेरे बॉडी से लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटाया जा सकता है जिससे मेरी डेथ हो जाए। तो ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटाना, ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को बोलते हैं यूथनेशिया। मतलब आप पैसिवली किसी पर्सन को किल कर रहे हो। पैसिव किलिंग का मतलब होता है, मतलब आप एक्टिवली किसी को नहीं मार रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको आपने कोई पॉइजन दे दिया, उसको आपने बेसिकली गन शॉट से मार दिया, या फिर आप मान लीजिए किसी भी तरीके से, जैसे छत से गिरा दिया, किसी भी तरीके से मारना, ये एक्टिव किलिंग कहलाती है। लेकिन उसी के अपोजिट में एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं पैसिव किलिंग। पैसिव किलिंग में क्या होता है कि हम उस पर्सन को मारते नहीं हैं कोई एक्शन लेके, हम सिर्फ वो एक्शन लेते हैं जिससे इनडायरेक्टली उसकी डेथ हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो खाने के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, और उस किसी पर्सन को ऐसी बीमारी हुई है जिससे वो खुद से कभी नहीं खा सकता, उसको हमेशा एक ट्यूब लगा के रखनी पड़ेगी जिससे उसको न्यूट्रिशन पहुंचता रहे उसकी बॉडी में। तो अगर हम उसका ट्यूब हटा लेते हैं तो एक तरह से हम डायरेक्टली उसको नहीं मार रहे, लेकिन उसको फूड और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो उसकी खुद से डेथ होने लगेगी। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन न्यूट्रिशन के लैक के कारण उसकी खुद डेथ होने लगेगी। तो इसी को बोला जाता है मर्सी किलिंग या पैसिव किलिंग या पैसिव डेथ। तो इसको पैसिव यूथनेशिया भी बोला जाता है। जैसे कुछ कंट्रीज़ में एक्टिव यूथनेशिया भी अलाउ किया जाता है। एक्टिव यूथनेशिया में बेसिकली जैसे उसकी जैसे मान लीजिए उसको सेलाइन चढ़ा हुआ है किसी पेशेंट को, तो उसके सेलाइन की बोतल में कुछ ऐसे केमिकल या कुछ ऐसी ड्रग्स डाली जाती हैं जिससे उसका हार्ट बीट करना स्टॉप कर दे। ये एक्टिव यूथनेशिया कहलाता है। एक्टिव यूथनेशिया मतलब हमने जानबूझ के ऐसी कोई दवाई दी है जिससे उसकी डेथ हो जाए। लेकिन यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया में हम उसको ऐसी कोई दवाई नहीं देते जिससे उसकी इमीडिएटली डेथ हो जाए। हम उसका जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है जिस पे वो सस्टेन कर रहा है, हम वो रिमूव कर देते हैं, हम वो वापस ले लेते हैं। तो एक तरह से अब वो उसके पास खुद के सपोर्ट के लिए कोई, उसकी बॉडी कोई सपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रही, तो धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, पैसिव यूथनेशिया के अंदर में एक और चीज़ आती है, इसमें इंक्लूडेड होती है, दैट इज़ डू नॉट अटेम्प्ट रिससिटेशन ऑर्डर्स। डू नॉट अटेम्प्ट रिससिटेशन ऑर्डर का मीनिंग होता है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट को हम डिनाई नहीं करते। मतलब पेशेंट की जो अंडरलाइन डिसीज़ है उसको ट्रीट करना डॉक्टर्स नहीं छोड़ते, लेकिन मान लीजिए उस डिसीज़ के कारण डेथ हो जाए तो उस केस में मतलब जैसे मान लीजिए हमको ऐसा लगता है कि पेशेंट की डेथ हो गई और रिकवर किया जा सकता है। जैसे कई बार होता है ना कि CPR दिया जाता है और वापस अलाइव करने की या वापस हार्ट बीट को चलाने की कोशिश की जाती है, तो वैसा रिससिटेशन का अटेम्प्ट नहीं किया जाता। तो ये जो एक टर्म है ना, ये थोड़ी सी ICMR मिसनोमर मारता है कि पैसिव यूथनेशिया जो है इसका ये मतलब है कि हमने पूरा सपोर्ट हटा दिया। इसका ये मतलब नहीं है पूरा कि सपोर्ट हटा दिया। हम सिर्फ जो ट्रीटमेंट है, मतलब जो डिसीज़ है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते रहते हैं डॉक्टर्स, उसकी कंडीशन को। लेकिन अगर किसी कारण से, जैसे मान लीजिए वो टर्मिनली इल पेशेंट की अगर हार्ट बीट स्लो होने लगे, रुकने लगे, तो उसको रिवाइव करने की कोशिश नहीं की जाती। इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ट्रीटमेंट विदहोल्ड या विदड्रॉ करना पेशेंट पे गिव अप करने जैसा है।
तो ये गिव अप करने जैसा नहीं है, ये चीज़ क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ये रिकॉग्नाइज़ करना कि हम मेडिकल इंटरवेंशन हटा रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज़ करना, ये इसका ये मतलब है कि मतलब जैसे डॉक्टर्स क्या होता है, कई बार अगर लगता है कि उनको मेडिकल इंटरवेंशन से कुछ नहीं हो सकता तो वो क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने पेशेंट को घर ले जाइए, फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं, और उनकी सेवा करिए और जो हो सकता है वो करिए, क्योंकि अब हमारे लिए इनके लिए बचाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एक तरह से डिनायल ऑफ हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सर्विसेज है। जैसे डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब कि जैसे हॉस्पिटल जो उनको केयर दे सकता है, जिससे एटलीस्ट जब तक उनकी डेथ नहीं हो रही उनको एक मैनेजमेंट कर पाएँ सिम्टम्स का। फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता कि कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, पेशेंट को, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। तो जब आप ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि मतलब डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कर रहे हैं, मतलब मेडिकल एडवाइस नहीं है लेकिन डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब आप ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि डॉक्टर्स जो है आप घर भेज रहे हैं, उसको सफरिंग जो है वो घर पे करेगा, और घर पे सफरिंग ज़्यादा होती है पेशेंट की एज़ कम्पेयर टू द प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जहाँ पे सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। तो जब हम राइट टू डाई रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो इसका ये मतलब है कि पेशेंट को हम घर नहीं भेज रहे हैं, वो हॉस्पिटल में रहेगा या वो जहाँ भी रहना चाहता है वहाँ रहेगा, लेकिन उसको एडिक्वेट मेडिकल इंटरवेंशन या मेडिकल सपोर्ट दिया जाएगा। जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती इस लाइफ सपोर्ट हटाने के बाद भी, तब तक उसको केयर प्रोवाइड की जाएगी, जो भी केयर उसको लगती है। तो ये इसका एक कंसेप्ट है जो हमको याद रखना है। देन उसके बाद लिविंग विल का कंसेप्ट कैसे चलता है, मतलब जैसे हर पर्सन, कोई पर्सन अगर चाहता है तो वो अपनी डेथ एडवांस में जो है वो डिसाइड कर सकता है। मान लीजिए किसी पर्सन को ये लगता है कि फ्यूचर में कभी ऐसा कोई हो सकता है, कोई अनसर्टेनिटी, कोई सर्टेनिटी तो है नहीं किसी की लाइफ के साथ, कभी कुछ बुरा तो नहीं होगा। तो अगर उसको कभी लगता है कि फ्यूचर में उसके साथ कभी कुछ बुरा हो सकता है, एक्सीडेंट ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उसकी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो कभी डिसाइड ना करने की कंडीशन में रहे कि वो जिंदा रहना चाहता है या नहीं, तो उस केस में एक लिविंग विल कोई पर्सन बना सकता है, जिसको एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव भी बोला जाता है। तो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव में डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है विल का, जिसमें 2 सरोगेट डिसीजन मेकर का नाम होता है। मतलब जो पर्सन जो अपनी लिविंग विल बना रहा है वो 2 पर्सन को, जो अपनी फैमिली से जिनको वो ट्रस्ट करता है या नेबर या फ्रेंड किसी को भी, वो 2 लोगों को बेसिकली डिटेल करता है, उनके नाम लिखता है उसमें, जो उस पर्सन के बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। कभी उस पर्सन की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो डिसाइड नहीं कर सकता खुद के लिए, तो वो 2 लोग उसके लिए डिसीजन लेंगे। ये डॉक्यूमेंट लीगल कब बनता है, जब उसमें किसी एग्जीक्यूटर के सामने, किसी एग्जीक्यूटर के प्रेजेंस में, जिसकी अथॉरिटी के नाम पे ये विल बनाई जा रही है, वो एग्जीक्यूटर की प्रेजेंस में उन दोनों का साइन किया गया हो और 2 विटनेस हो उन दोनों के नाम लिखने के टाइम पे, कि जो पर्सन जिन 2 लोगों के नाम लिख रहा है उन 2 लोगों के बेसिकली नाम लिखते टाइम या उनके सिग्नेचर कराते टाइम उनके सामने 2 विटनेस होना चाहिए, और ये एक नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। तो मेडिकल प्रोसीजर क्या है, लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट और विदहोल्ड प्रोसीजर को विदहोल्ड करने की, ये तो हमने ये देख लिया कि लिविंग विल कैसे बनाते हैं। अब मेडिकल प्रोसीजर क्या है, मतलब हॉस्पिटल के सामने जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब डिसीजन लेना हो कि अब इनका लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हॉस्पिटल में 2 बोर्ड होते हैं मेडिकल बोर्ड, एक होता है प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और एक होता है सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। प्राइमरी मेडिकल बोर्ड में वो डॉक्टर होता है जो उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, और 2 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मतलब लॉयर या फिर कोई हेल्थ केयर वर्कर जिसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस रहा हो 5 साल का, यूथनेशिया से रिलेटेड। तो 2 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं और एक ट्रीटिंग डॉक्टर होता है। इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में कोई डॉक्टर भी हो सकता है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जो बेसिकली जानता हो कि उस बीमारी का क्या नेचर है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है या नहीं। और इसके बाद ये डिसीजन फाइनल नहीं होता, ये प्राइमरी मेडिकल बोर्ड जो डिसीजन लेता है, लेटेस्ट से उन्होंने डिसीजन दिया कि हाँ पेशेंट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो उसी हॉस्पिटल में एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड भी होता है जो उस डिसीजन को रिव्यू करता है। सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जो उस डिस्ट्रिक्ट का चीफ मेडिकल ऑफिसर नॉमिनेट करता है, और 2 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। ये सारे मेंबर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड में जो भी मेंबर होते हैं उनमें से कोई भी मेंबर प्राइमरी मेडिकल बोर्ड का रिपीट मेंबर नहीं हो सकता। मतलब इस बोर्ड में जो है उसके मेंबर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के
पार्ट नहीं हो सकते। एक बार ये सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड डिसीजन को अप्रूव कर देता है तो हॉस्पिटल जो है ये लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डिसीजन जो है वो नोटिफाई करता है, और हॉस्पिटल डिसीजन जब नोटिफाई करता है तो लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब उसको ऑथराइज कर देता है तो उसके बाद ही उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ किया जाता है। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड जब डिसीजन लेते हैं तो वो जो उनके जो गार्डियन होते हैं या जो पर्सन ऑथराइज हैं, जो हमारे जो लिविंग विल है उसमें जो दो लोगों को सपोर्ट, जो दो लोग हैं जिनको बेसिकली अप्रूव किया गया है या जो पर्सन ने अपना सरोगेट डिसीजन मेकर बनाया है, इन दोनों का अप्रूवल होता है तभी वो डिसीजन पास होता है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या डॉक्टर भगवान की तरह डिसीजन लेंगे यहाँ पे कि ये जिंदा रहेगा या नहीं, तो गलत है ये बात। बेसिकली ये सारी की सारी डिसीजन मेकिंग शेयर्ड है, जिसमें डॉक्टर, देन उसके बाद लीगल एक्सपर्ट, देन उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, देन उसके बाद लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देन उसके बाद जो लोग उनके जो उसके जो पर्सन, जिस पर्सन का डिसीजन ले रहे हैं उसके जो गार्डियन है या फिर सरोगेट डिसीजन मेकर हैं, ये सारे लोग हाँ बोलेंगे तब उसके बाद ही ये चीज़ डिसाइड होगी कि उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ करना है कि नहीं। तो ये पूरी लीगल प्रोसीजर है जो अब हमने सेट कर दी है। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को विड्रॉ और विदहोल्ड करने का क्या मीनिंग होता है इन टर्म्स ऑफ इंडियन हेल्थ केयर। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है, बिना आंसर देखे और कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट करना है। देन उसके बाद आते हैं मेंस के क्वेश्चन पे। मेंस का क्वेश्चन है डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन द राइट टू डाई विद डिग्निटी इन इंडिया। हाउ डू द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट इन टर्मिनली इल पेशेंट्स रिफ्लेक्ट्स दिस राइट। इंक्लूड एन एनालिसिस ऑफ द एथिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व। तो आपको सामने क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट की राइट टू डाई पे जो रूलिंग आई है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। दूसरा, ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री की, ये इस राइट को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। और तीसरा, आपको इसमें एथिकल कंसिडरेशन, जो एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, उनको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले आंसर के 3 पार्ट रहेंगे, दैट इज इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो पार्ट में यू राइट डाउन कि सुप्रीम कोर्ट की यूथनेशिया से, पहला पार्ट तो आप लिखेंगे कि यूथनेशिया क्या होता है। यूथनेशिया क्या होता है उसको लिखने के बाद आप लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की यूथनेशिया से रिलेटेड 2008 की रूलिंग क्या है। उसके बाद अब आएंगे बॉडी पार्ट पे। बॉडी पार्ट में हम 2 चीज़ें लिखेंगे, एक तो इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस रूलिंग के, और दूसरा आपको लिखना है कि जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, वो इस चीज़ को अचीव करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो इम्प्लीकेशन में आपको लिखना है कि किसी पर्सन के पास राइट टू डाई है तो ये फंडामेंटल राइट है। देन उसके बाद फंडामेंटल राइट होने के बाद आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि ये टर्मिनली इल पेशेंट को कैसे हेल्प करता है अपनी सफरिंग रिड्यूस करने में। तीसरा, ये फैमिली के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन आता है प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट कराने का, उसको रिड्यूस करने में कैसे हेल्प करेंगे। देन उसके बाद आप गाइडलाइंस के बारे में लिखेंगे कि गाइडलाइंस जो हैं ये इसको कैसे हेल्प करती हैं अचीव करने में। तो गाइडलाइंस के अंदर में आप लिविंग विल बना सकते हैं। लिविंग विल पेशेंट को अपना फंडामेंटल राइट अचीव करने में हेल्प करती है। दूसरे बाद यहाँ पे सरोगेट डिसीजन मेकर का कंसेप्ट लिखेंगे आप कि ये कैसे हेल्प करते हैं इस रूलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तीसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि यहाँ पे सरोगेट डिसीजन मेकिंग के बाद जैसे प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का क्या रोल है ये डिसीजन लेने में। चौथा, ये जो मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेज हैं कि लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बिना शेयरिंग या लीगल एक्सपर्ट या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के बिना आप डिसीजन नहीं ले सकते अपने मन पे डॉक्टर्स। तो ये चौथा इसका इम्प्लीकेशन है। पांचवा, यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि कैसे ये शेयर्ड डिसीजन मेकिंग है जो पेशेंट के राइट को अचीव करने में हेल्प करती है। देन उसके बाद आप एथिकल डायमेंशन लिखेंगे। एथिकल डायमेंशन में आप लिखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या एथिकल डायमेंशंस इन्वॉल्व है। जैसे पेशेंट की लाइफ का डिसाइड करने का, मतलब किसी की लाइफ और डेथ का क्वेश्चन आप डिसाइड कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या आप इश्यूज फेस करते हैं कि आपको ट्रीटमेंट कितना प्रोलॉन्ग करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ट्रीटमेंट कितना सपोर्ट देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, किस बेसिस पे आपको बेसिकली किसी को राइट टू डाई या मरने का राइट अलाउ करना चाहिए देना। ये यहाँ पे एथिकल इशू है इन्वॉल्व जो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि कैसे राइट टू डाई किसी पर्सन को एक डिग्निटी के साथ मरने का, मतलब डिग्निटी का मतलब ये होता है कि आप उसको बीमार होकर एकदम ही गंदी डिग्रेडेड कंडीशन में जाने से रोक रहे हैं और कैसे उसको एक अच्छी कंडीशन में ही आप, मतलब अच्छी कंडीशन मतलब कंपैरेटिवली या रिलेटिवली अच्छी कंडीशन में ही आप उसको एक मरने का राइट दे रहे हैं जिससे उसको अपनी हालत बिगड़ते हुए देखने का दुख ना हो। मतलब उसके फैमिली मेम्बर्स उसके ऊपर दया, सिंपैथी, एम्पैथी ना करें कि ये पर्सन कितनी बुरी कंडीशन में जा रहा है। तो ये कहलाता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जो आर्टिकल 21
सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग उसको अचीव करने में हेल्प करती है. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अचीव द या अप्रोच द आंसर फॉर दिस मेंस क्वेश्चन. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम. अगर आपको इस इशू का या लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं जो हम एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं UPSC के लिए. और इसी के साथ हमारा एक इंस्टा और FB का पेज है जिसकी लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.